चलिए, सबसे पहला नया एकदम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या कहा जाए? नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए बीकॉम थर्ड ईयर में, और ये आपका नया सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। वैसे तो हैं तो 3-3, जैसे एक न्यूमेरिकल का भी है। 2 सब टॉप सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से लेके और आपकी एमबीए के एग्ज़ामिनेशन तक में वो 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। और रही बात इनकम टैक्स और जीएसटी, ये कॉम्प्लिकेटेड इन टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अभी पिछले दो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बस पढ़ते आए हैं और बस कुछ भी बस जो दिमाग में आया लिखते हैं, मगर यहाँ ऐसा थोड़ा मुश्किल है। आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए इस चीज के बारे में, दोनों के सब्जेक्ट में। इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स, है ना? द वर्ड टैक्स, व्हाई वी नीड टैक्स एक्चुअली। हमें टैक्स की जरूरत क्यों है? आखिर टैक्स लगाया क्यों जा रहा है? टैक्स लगाने के जो प्रोसेस होता है उसे टैक्सेशन कहा जाता है। तो टैक्स लगाया जाता है। तो व्हाई द टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड, क्यों लगाया जाता है? किसी भी देश की अगर सबसे कंगाल किसी देश के सबसे कंगाल जो होता है वो उस देश की सरकार होती है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। ठीक? जब अपना नहीं होता है तो उसे पैसे चाहिए, मगर ये सारे पैसे लगाने के लिए वो जो पैसा कलेक्शन होता है उनके पास, वो टैक्स के थ्रू जाता है ना? इन टैक्स के पैसे से ही रोड बनती है, ब्रिज बनता है, सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज डन बाय द गवर्नमेंट इज मोस्टली फ्रॉम द पार्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन से किया जाता है वो सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जब लाया गया तो टैक्स की बात की जाती है कि वो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया। इनकम टैक्स एक्ट जो कि अंग्रेजों ने लेके आया था, 1922 में लेके आए थे। ठीक? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1922 का इनकम टैक्स एक्ट आने से पहले भी हमारे देश में इनकम टैक्स रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो 2300 इयर्स एगो भी की गई थी, है ना? और 2 स्क्रिप्चर्स थे हमारे। वो दोनों स्क्रिप्चर्स कौन थे? पहला स्क्रिप्चर था आपका मनुस्मृति। मनु स्मृति। और एक आप था आपका अर्थशास्त्र, है ना? ये दोनों ऐसे स्क्रिप्चर्स थे जिसमें इनकम टैक्स के बारे में पहले से ही, यानी 2300 साल पहले से भी टैक्स के बारे में चीजें कही गई थी। मगर जब प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट जो पहले लगा हुआ था वो था इनकम टैक्स एक्ट 1922, जिसे रिप्लेस किया गया कम से कम 39 इयर्स बाद, 39 सालों बाद। और वो एक्ट कौन सा बना जो इस समय भी हम जिस इनकम टैक्स को फॉलो कर रहे हैं वो है आपका वो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना? यानी अगर पूछा जाएगा कि इस समय हमारे देश में कौन सा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है तो आप ये बताओगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो फॉलो किया जा रहा है। और जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था, इम्प्लीमेंट कब किया गया था आपका? हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ था वो फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 1962 में हमारे देश में ये एक्ट जो था वो पूरा लागू कर दिया गया था। और फिर इसके बाद इनकम टैक्स रूल एक्ट 1962 लाया गया। ये था क्या आपका इनकम टैक्स रूल एक्ट 1962 बनाया गया। ये तो थी खैर थोड़ी एक हिस्ट्री की बात है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स में एक्चुअली
कि टैक्स, हम आपको पता है कि टैक्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। कौन सी दो कैटेगरीज हैं आपकी? पहला तो है आपका डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स को एक तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और फिर टैक्स की लैंग्वेज में समझेंगे कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई अगर टैक्स है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है या ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना? उसको टैक्सेशन की लैंग्वेज में स्पेशल तरीके से डिफाइन किया जाता है। उसको भी देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपका आता है इनकम टैक्स, जो कि आपकी पूरी बुक है, इनकम टैक्स। फिर आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आपका आता है गिफ्ट टैक्स। फिर आपका आता है प्रॉपर्टी टैक्स। और फिर आपका आता है वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना? ये आपके एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। नेक्स्ट है आपका जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ऐसा क्या रीजन है कि हमने ये जितने टैक्स हैं इनको हमने आखिर क्यों डायरेक्ट टैक्स कहा? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। हमने क्यों इन टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा? कोई तो रीजन होगा। अब उस चीज को देखते पहले सिंपल लैंग्वेज में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम आप क्या होते सीधे तौर पे अपने इनकम पे लगाया गया टैक्स पे करते हैं, है ना? वेयर द टैक्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड। टैक्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड मतलब जिस पे टैक्स लगाया गया है वही पे करेगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगाया जाएगा, आप ही पे करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के प्रॉफिट पे लगाया जाएगा, कंपनी ही पे करेगी। तो यहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी है उसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहाँ टैक्स लाइबिलिटी क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। कैसे शिफ्ट कर देते हैं भाई? आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पार्ले जी का बिस्कुट भी खरीदने जाते हैं, तो पैसा देते ही आपने ही टैक्स पे कर दिया जो कि कंपनी के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। तो कंपनी ने अपनी टैक्स लाइबिलिटी आपके थ्रू क्या कर दी? शिफ्ट कर दी। लगा कंपनी पे आपने किया इनडायरेक्ट। तो ऐसे टैक्स को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये तो थी सामान्य बोलचाल जनरल लैंग्वेज में डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। मगर अब समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को टैक्सेशन में कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसे पहले क्लियर कर देते हैं। अब दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके थ्रू, इन दो टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हुए हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करते हैं। वो दो टर्मिनोलॉजीज क्या है उसे देख लेते हैं। एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजीज होता है उसे कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अब भाई ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स जिस पे लगाया जा रहा है, टैक्स जिस पे लग रहा है ना, उसे कहते हैं
on whom tax is charged. ठीक, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब ही होता है टैक्स जिस पे लगाया जा रहा है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. Who is paying tax? टैक्स जो पे कर रहा है. अगर कोई बंदा टैक्स पे कर रहा है तो उसे कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. अब इसकी हेल्प से कैसे हम, oh shit, एक मिनट लाइट चली गई, खेद है, एक मिनट आता हूँ. अरे पापा मैं क्लास ले रहा हूँ, बताइए. सॉरी फॉर लिटिल बिट लेट, कटआउट चेंज करना पड़ गया. हाँ भाई, इंसिडेंस ऑफ टैक्स. अब इससे हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं. जब भी अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही बंदे पे हो, है ना. अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही बंदे पे हो रहा है, मतलब जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है वही बंदा टैक्स भी पे कर रहा है, ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. है ना, बात समझ में आ गई. जैसे इनकम टैक्स. इनकम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है और आप ही पे करते हैं, तो क्या हो गया? इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है? एक ही व्यक्ति पे हो रहा है, एक ही बंदे पे हो रहा है, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. इसलिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी लगाया जा रहा है जिस पे, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स वही पे कर रहा है ना. ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब, वेल्थ टैक्स, ये सब. अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स तब कैसे डिफाइन किया जाएगा. ऑनलाइन क्लास लेते समय भी हम इसी तरह क्लास लेते हैं. अब देखिए, अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग बंदे पे हो रहा है ना, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होने वाला बंदा भी अलग है ना, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग बंदे पे हो रहा है और इम्पैक्ट ऑफ वर्क टैक्स ये भी बंदा अलग है, तो ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स. इंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? आप सिनेमा हॉल में जाते हैं. अब देखो, सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो वहां टैक्स कैसे लगता है? गवर्नमेंट जो है सिनेमा हॉल मालिक पे टैक्स लगाती है, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे आ रहा है? सिनेमा हॉल के मालिक पे आ रहा है. मगर वो टैक्स का पैसा कौन पे कर रहा है? आप जब टिकट खरीद रहे हैं तब आप पे कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कस्टमर पे जा रहा है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स मालिक पे, सिनेमा हॉल के, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब पे कौन कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है. तो दो अलग अलग बंदे हो गए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स के. इसलिए इंटरटेनमेंट टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. ठीक, क्लियर. तो इस तरीके से हम
इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स की हेल्प से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करते हैं। हम जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हम जब अब हमारा जो बुक है इनकम टैक्स यानी इनकम पे टैक्स लगाना, इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपका क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स हमारे देश में कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीबीडीटी पे। सीबीडीटी ये कौन होते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यानी हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीबीडीटी, और इसके करंट चेयरमैन है आपके प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, इसके करंट चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी है, डी आई वाला नहीं, डी वाई वाला मोदी है। ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके कंटेंट पे बात करते हैं। इनकम टैक्स लगाया कब जाता है? पहले तो ये अब समझना हमारे लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स लगाया कब जाता है। जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स पिछले साल कमाए हुई इनकम पे अगले साल दिया जाता है। जैसे 2019 में हम जो इनकम कमाए होंगे 2020 में हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स देंगे। तो दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं इसमें, कौन सी होती हैं आइए देख लेते हैं। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट, एक होता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये दो चीजें आती हैं। हम कब प्रीवियस ईयर कहते हैं, कब असेसमेंट ईयर कहते हैं? मैंने अभी बताया कि इनकम टैक्स में जो हम टैक्स लगाते हैं वो पिछले साल की ईयर पे लगाते हैं, तो प्रीवियस ईयर उसे कहते हैं जिस ईयर की इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, है ना। और अगले साल, ठीक, हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो जिस साल हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने इनकम अर्न की आपने 2019 में, तो ये 2019 की इनकम है जिसमें आपने इनकम कमाया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा, है ना। अब ये 2019 की इनकम पे जो आपने इनकम की थी, अब इस पे टैक्स कब लगेगा, अगले साल 2020 में, ठीक है। अब ये ईयर आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक, टैक्स चार्ज किया जाएगा, तो 2020 को हम क्या कहेंगे, आपका असेसमेंट, असेसमेंट ईयर कहेंगे, ठीक है। तो अंतर समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या कहते हैं, पिछले साल की इनकम, वो पिछले साल जब हम जिसमें कमाए हैं वो प्रीवियस ईयर हो जाता है, और ये साल करंट ईयर जिसमें हम पिछले साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं और पे करते हैं, उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। फिर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एक्सेप्शन टू द रूल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये समझिएगा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के एक्सेप्शन का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली प्रीवियस ईयर एक पिछला साल होता है और असेसमेंट ईयर करंट ईयर होता है, दो अलग अलग ईयर्स होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब वो कौन से रीजंस हैं जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही हो जाए, यानी जिस साल आप इनकम कमा रहे हैं उसी साल आप टैक्स पे करें, इसको कहा जाता है एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी एक्सेप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कहा जाता है।
आइए उसे जा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? पहला है आपका इनकम फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस ऑफ द नॉन रेसिडेंट। शिपिंग बिजनेस क्या होता है, उसका ये रूल होता है कि जिस साल उसने इनकम की है उसका, ये देखिए लिखा हुआ 7.5% पे टैक्स उसी साल लग जाता है। जिस साल उन्होंने इनकम कमाई उसी साल उन पे टैक्स लगा दिया गया उनके 7.5% की इनकम पे। तो ये एक्सेप्शन ऑफ द रूल है। फिर है आपका इनकम ऑफ द पर्सन लीविंग इंडिया। वो लोग जो देश छोड़ के जा रहे हैं, है ना, दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे देश में रह चुके हैं, अब उनका बोरिया बिस्तर बन गया, अब वो हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं। तो जितने समय तक हमारे देश में रहे हैं और इनकम कमाया है उतने टाइम के लिए उन पे टैक्स उसी साल लगा के उन्हें अलविदा कह दिया जाएगा। ठीक। तो जब भी कोई देश हमारा छोड़ता है तो जिस साल वो इनकम कमाते हैं उसी साल टैक्स लगा के उनको टाटा बाय बाय कह दिया जाता है। नेक्स्ट है पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके टैक्स कैसे बचाया जाता है ये बताइए। समझ लिए, इनकम टैक्स का रूल है कि अगर आपकी इनकम 3.5 लाख है और उससे ऊपर जब जाएगा तब टैक्स लगेगा। अब आपके पापा हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी है, अगर उसकी इनकम ऐड कर देंगे वो अपनी इनकम में तो 3.5 लाख से ऊपर हो जाएगा और उनको टैक्स का पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ यानी आपकी मम्मी के नाम पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इनकम आपकी मम्मी के नाम पे आ जाएगी, है ना। अब क्या हो गया, अगर वही पैसा आपके पापा की इनकम में ऐड हुआ होता तो टैक्सेबल हो जाता है, तो उस पर टैक्स लग जाता, मगर अब वो आपकी मम्मी की इनकम में आ गया है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर है। आपकी मम्मी की भी इनकम 3.5 लाख से कम है, आपके पापा की भी इनकम 3.5 लाख से कम है, बच गया टैक्स। तो अगर कभी भी इस तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर का पता चलता है तो जब पता चलता है उसी समय टैक्स लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही हो जाता है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहली चीज तो बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर कर लीजिए कि बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर होता क्या है। बिजनेस यानी कंपनीज जिसमें कई शेयर होल्डर्स होते हैं और वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं, वो बिजनेस हो गया। जैसे पार्टनरशिप कई लोग शामिल होते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं, बिजनेस। ठीक। मगर प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन जब कोई बंदा अपने नॉलेज के बेस पे खुद का कोई काम करता है और इनकम कमाता है। जैसे एक वकील खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन होगा। एक डॉक्टर खुद की क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन होगा। जैसे मैं अगर इंडिपेंडेंटली किसी के अंडर में काम ना करके, सैलरी पाते हुए नहीं, इंडिपेंडेंटली अगर मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा के पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं भी प्रोफेशन में आऊंगा। अब एक पंडित जी भी अगर अपना एक दुकान खोल के हाथ कुंडली देख के पैसा अगर कमा रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी प्रोफेशन में आएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन ऑफ द रूल है। कि लास्ट वाला बता देता हूँ, अगर कोई बिजनेस चला रहा है और बिजनेस अब बंद करने जा रहा है वो, तो जितना दिन तक उसने बिजनेस इस साल में चालू रखा है उस इनकम पे उसी साल टैक्स लग जाएगा। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही हो जाता है। तो ये कंडीशंस हैं जो एक्सेप्शन ऑफ द रूल है, यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। आगे देख लेते हैं। हम्म, अब बात कर लेते हैं एसएससी किसे कहा जाता है। एसएससी, फिर देखिएगा एसएससी हो गया, फिर होता है डीम्ड। एसएससी किसे कहा जाता है, और फिर आपका आता है एसएससी इन
डिफॉल्ट, ये 3 टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, एसएससी, डीम्ड एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट। ये क्या होते हैं? एसएससी किसे कहा जाता है? हम आप जिसके ऊपर भी टैक्स का कैलकुलेशन होता है और जिसे टैक्स पे किया जाता, जो टैक्स पे करता है, ऑन whom tax is calculated and paid, है ना? जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है और जो पे कर रहा है, ऐसे बंदे को हम एसएससी कहते हैं। जैसे अंकित राय के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन हो, अंकित राय उसे पे करने के लिए लायबल हो, तो वो क्या कहलाएगा? एसएससी कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी क्या होता है, समझिएगा। डीम्ड एसएससी का मतलब लाइबिलिटी किसी और की, मगर पे किसी और को करना पड़ जाए। समझ लो मोहन नाम का बंदा है, उसका एक रिलेटिव है, रिलेटिव की डेथ हो जाती है और रिलेटिव की प्रॉपर्टी मोहन के नाम पे आ जाती है, तो उसके रिलेटिव का टैक्स अब मोहन भरेगा। लायबिलिटी किसी और की, पे किसी और को करना पड़ रहा है, तो मोहन ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? डीम्ड एसएससी कहलाएगा। जैसे कोई बच्चा है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे आएगी, तो अगर टैक्स लायबिलिटी उनके पेरेंट्स के नाम की होगी तो वो भी उनके बच्चे पे करेंगे, तो अब उनके बच्चे क्या कहलाएंगे? डीम्ड एसएससी कहलाएंगे, है ना? क्लियर? और लास्ट पे आ जाते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। जब हम इनकम फ्रॉम द सैलरी पढ़ेंगे, वहां टीडीएस भी हम पढ़ेंगे। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जहां इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे टैक्स काट लेना। समझिएगा, एक कंपनी का मालिक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर्स को, वर्कर्स की सैलरी पे टैक्स काट के तब उन्हें पैसा देगा। यानी सैलरी जो देना है, टैक्स काट लेगा और सैलरी वर्कर्स को दे देगा। अगर वो टैक्स नहीं काटता है, बिना काटे पैसा दे देता है, यानी टैक्स लायबिलिटी उसकी थी और वो टैक्स लायबिलिटी वो नहीं पूरा करता है, तो वो मालिक एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। आप अपना केस भी ले लीजिए, अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है और आप उसे पे नहीं करते हैं, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे। ठीक, आज के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।